ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने के पहले सुलेरी जी से मैंने सवाल किया था कि सुलेरी जी आखिर क्या होता है सामान्य तौर पे, अगर जब से लोकतंत्र की बहाली हुई है उस समय से लेके अभी तक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कभी न कभी काम देता रहा है, चाहे इंदिरा जी के समय रहा हो 10 साल 15 साल इतने दिया है। क्योंकि इंदिरा जी उनको मालूम 70 के बाद 1971 का चुनाव हुआ था तो उन्होंने गरीबी हटाओ का एक मुद्दा दिया था, वो एंटी इनकम्बेंसी डायरेक्ट करने के लिए ही दिया। अब इन स्थितियों में मैंने आपसे सवाल किया सुलेरी जी कि 20 साल मध्य प्रदेश 10 साल केंद्र, इसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहीं साफ है या नहीं दिखा है? देखिए, हिंदी बेल्ट में बीजेपी संगठन बहुत मौजूद है और जो कांग्रेस ने अपनी टीम के साथ चुनाव लड़ा था उसने बातें तो रखी, लेकिन जो टेस्टेबिलिटी थी, जो वोट में मतदान में बातें वो नहीं हो पाई। इसको धीमा कर दिया। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में विधानसभा में देखें तो उन्होंने ओपीएस लागू करने की बात कही थी, उन्होंने संविदा कर्मचारी को नियमित करने की बात देने की उन्होंने पूर्णतः बात करी थी, लेकिन मतदाता ने मन नहीं बनाया और मतदाता ने उसको मतदान में कन्वर्ट नहीं हो पाया। यह सबसे बड़ी बात थी। ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट भी रहा। बीजेपी जो भी चुनाव लड़ी है 14 से लेकर अगर आप अभी 24 का भी देखें तो वो मोदी जी के कारण ही लड़ी है। सबका साथ सबका विकास, उन्होंने नए नए अपने नारे दिए, उनमें कमिटमेंट करते गए। ये एक बहुत ही मूलतः कारण रहा। इसके कारण इनके जो व्यक्ति के अंदर देने की, आज अगर 24 के लोकसभा चुनाव आप देखें तो अगर इंडिया गठबंधन का अगर आप घोषणा पत्र देखें तो उस घोषणा पत्र में भी जनता को देने की बात कही है। उन्होंने भी ओपीएस, अग्निवीर योजना और करने 30 लाख जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की भर्ती करने की बात कही उन्होंने, 1 महीने में स्टार्टअप के तहत 1 लाख भत्ता देने की बात कही। लेकिन इस चुनाव के बाद भी और 5 किलो का जो अनाज था वो 10 किलो देने की बात कही, जस्ट डबल। उन्होंने अपने हर चरण में नया नया कुछ जोड़ा है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आया था तो मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश जी ने उस चीज को घोषणा भी की। लेकिन बात यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता, जो वोटर है, उसको मोदी जी ने शिफ्ट किया है टेस्टेबिलिटी पे, अपनी विश्वास। उन्होंने गारंटी एक जो शब्द जोड़ा है, उस गारंटी का प्रभाव काफी संचार में उपयोग हुआ और जिसके कारण मतदाता ने उस चीज की टेस्टेबिलिटी देखी है। दूसरी बात, जो इतना सब कुछ प्रयास करने के बाद भी मतदान प्रतिशत क्यों कम हुआ, यह एक बहुत ही विमर्श करने की बात है। यह जनता के साथ भी और मीडिया ने भी इसके बाद कई चीजें सोचा। तो इसमें कई था, क्लाइमेट था, गर्मी थी, उस समय की शादियां थी, और दूसरी बात जो 400 पार का जो एक अपने आप को फ्रीडम कर लिया था मोदी जी ने कि अब हम जीतने ही वाले हैं, या जीतने का एक वो उस तरह से बना लिया था। लेकिन इंडिया गठबंधन ने कई जगह, अधिकांश जगह बहुत अच्छी फाइट करी और इसके कारण, उस इशू के कारण सारे इशू जो उनके घोषणा पत्र में थे वो रह गए। फिर बाद में सिर्फ उसी पे बात आ गई कि हमने जो देने की बात है हम दे रहे हैं और जो आपको मिल रहा है वो हमको नहीं मिल रहा। उन्होंने कई, उनके जो जिससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने सिलेंडर की बात कही, उन्होंने जो आधार कार्ड की लिंक की बात, जीएसटी की बात कही, वो सारी चीजें उन्होंने वॉइस ओवर हिंदी बेल्टों में चलाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो चाहे वो बिहार में हो। तो ये चीज बात यहां सिर्फ ये है कि जो चुनाव हमने विधानसभा में देखा और अभी देख रहे हैं, बात देने के लिए इंडिया गठबंधन बहुत कुछ दे रही है, लेकिन टेस्टेबिलिटी की बात है। यहां मतदाता ये तलाश रहा है कि टेस्ट विश्वास कैसे किया जाए और उसके कारण उसकी धारणा बन रही है और वो मतदान में कन्वर्ट हो रही है। जी चलो, हमारे साथ विनोद जी, हम आपके पास आ रहे हैं जल्दी। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कांग्रेस कार्यालय में क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, अब हल्के हल्के से एग्जिट पोल के नतीजे अब हालांकि भी आए नहीं हैं, लेकिन उसको लेकर के कांग्रेस मुख्यालय में क्या चहल पहल है, क्या लोग सोच रहे हैं? और वहां आपसे कई वरिष्ठ जनों से बात हुई होगी कांग्रेस के, वो क्या सोच रहे हैं? अब तो देखिए चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई, अब सही सही बताने में कोई हर्ज नहीं है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि वो कितनी सीटें मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को पूरी तरह से जो राहुल की आस है वही कांग्रेस की आस है। आज जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें 285 सीटें प्लस पाने का दावा जो इंडिया अलायंस ने किया, वही यहाँ पर कांग्रेस
के जो भी लीडर हैं वो यही मानकर चल रहे हैं कि 285 का जो दावा है उस पर जो है पार्टी भी खरी उतरेगी और अलायंस भी खरा उतरेगा। लेकिन इसमें आपको बताऊं मैं एसपी त्रिपाठी सर के, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में एक ही डिफरेंस है, बीजेपी जो है वो आत्मविश्वास में रहती है, जबकि कांग्रेस जो है अति आत्मविश्वास में, उसकी एक जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो अति आत्मविश्वास में जो भी चुनाव होते हैं उनमें जाते हैं। ऐसे में जो अगर बात की जाए 2014 की या 19 के चुनाव की या फिर अब जिस तरह से 2024 में भी संदीप आपने कहा अति आत्मविश्वास। अरे भाई 2014 में 29 में से आप मात्र 2 सीट लेके आए, 2019 में आप 1 सीट में सिमट गए, यहां तक कि सिंधिया जी तक को हारना पड़ गया। इसके बाद भी अति आत्मविश्वास है उन्हें। जी बिल्कुल, अभी भी कांग्रेस की यही सबसे सबसे बड़ा मर्ज है कि वो अति आत्मविश्वास में जीते हैं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जगह जगह लहर के आधार पर या फिर अपने ही सर्वे के आधार पर पोस्टर तक इस पीसीसी दफ्तर में लगा दिए गए थे कि आ रहे हैं कमलनाथ और नया सवेरा लेकर आ रहे हैं, नई सरकार लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, मात्र 67 सीटों पर सिमटकर जो है वो कांग्रेस रह गई थी। इसी तरह अभी भी दावा जो है वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो या फिर कांग्रेस की उसके नीचे की लीडरशिप हो, इस सभी जो है 1 दर्जन सीटों का दावा शुरू से करते आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश में सामने आए थे और जिस तरह के एग्जिट पोल 19 में और 14 में सामने आए थे, उसमें यही निकल कर आया था कि जो भी एग्जिट पोल सी वोटर के थे, चाणक्य के थे, उन पर जिस तरह से सूपड़ा साफ होने की बात जो है वो क्लीन स्वीप की बात कही गई थी। हालांकि छिंदवाड़ा एकमात्र अपवाद पहले भी जो है एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का रहा है, वो इस बार भी मौजूद है। अभी भी कांग्रेस के जितने भी जो सीटें कंटेस्ट कर रही है, 1 सीट जो है वो सपा को दी थी, लेकिन 28 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट मौजूद है और इसमें भी कांग्रेस यही मानकर चल रही है कि 12 सीटें वो जीत रहे हैं। लेकिन ये अति आत्मविश्वास है, क्योंकि बीजेपी जो है विश्वास के साथ जो है आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच जाती है, लेकिन कांग्रेस जो है अपने इसी प्रदेश दफ्तर में या जिला दफ्तरों में अति आत्मविश्वास का शिकार होकर लोगों के बीच नहीं जाती। और यही बेसिक जो है डिफरेंस है कि मतदाता भी यही बात समझता है कि स्थिर और जो स्टेबिलिटी है, लोगों का जो जुड़ाव है या बीजेपी कार्यकर्ताओं या नेताओं का जुड़ाव जो है वो आम लोगों के साथ, वोटर्स के साथ है। लेकिन कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी कमी या मर्ज यही है उनका, जो खुद भी वो नहीं पहचान पा रहे हैं या पकड़ पा रहे हैं। इसी के चलते जो नतीजे अब आने वाले, जिस तरह के एग्जिट पोल अब बताया जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश में 29 में से 2 सीटें ही मात्र जो है वो ऑन एन एवरेज निकल कर आ रही हैं। हालांकि इसमें भी 1 सीट जो है वो कांग्रेस को दी जा रही है, वो छिंदवाड़ा भी हो सकती है, राजगढ़ भी हो सकती है, झाबुआ रतलाम भी हो सकती है। जी, ये कौन सीट दे रहा है? ये 1 सीट जी, जिस तरह के जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो कोणार्क की बात की जाए, सी वोटर की बात की जाए, चाणक्य की बात की जाए या फिर अलग अलग जो एजेंसियां हैं, उनके जो उन्होंने मतदाताओं के बीच में एक सैंपलिंग की है, मतदाताओं से बातचीत की है, अलग अलग जो भी हैवी वेट कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे थे उनके लोकसभा क्षेत्रों, संसदीय क्षेत्रों में जाकर जो है मतदाताओं से बातचीत की, उसी आधार पर अभी जो है वो यही बताया जा रहा है कि जो सर्वेस आए हैं वो 2 सीटों का सर्वे अभी तक कांग्रेस का निकलकर सामने आ रहा है। चलिए संदीप, सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिए, आपके संपर्क भी है सभी वरिष्ठजनों से, आप अपनी तरफ से भी उनसे थोड़ा सुगबुगाहट लीजिए और स्वराज एक्सप्रेस पे बताइए, तो निश्चित तौर पे जनता तक हम आपकी बात और कांग्रेसियों के मन की बात पहुंचा सकेंगे। हमारे साथ धन्यवाद आपका। हमारे साथ विनोद तिवारी जी हैं। विनोद जी, जो एंटी इनकम्बेंसी की मैंने सुलेरी जी से बात कही थी, निश्चित तौर पर उस पर बात तो करेंगे ही, लेकिन इसके साथ आपसे बात जानना ये चाहेंगे कि जो चुनाव के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने एक कोऑर्डिनेटर भी बना दिया था नरोत्तम मिश्रा जी को, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तोड़ करके यहां लाओ जिससे माहौल भाजपा के पक्ष में बने।
अब उसमें सुरेश पचौरी जी हो, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हों, 3 भाग कांग्रेस के विधायक हों, और तमाम वरिष्ठ, खासकर छिंदवाड़ा में जिस तरह से पूरी कांग्रेस को ही तोड़ दिया, इससे माहौल बीजेपी के पक्ष में बना है या और उल्टा गया है? जैसे इंदौर में जो मामला हुआ, अगर बम को चुनाव लड़ने देते, बहुत पुराना मुद्दा लेकर के आए और उन्होंने विड्रा कर लिया, और ऐसे में एक लहर सी वहां से चली कि हम नोटा को देंगे, इससे माहौल पक्ष में बना है बीजेपी के या विरोध में बना? देखिए त्रिपाठी साहब जी, जिस तरह का माहौल अभी पूरे देश में है जी, मध्य प्रदेश उससे अछूता नहीं है। विपक्ष की विकल्पहीनता का जो लाभ बीजेपी को मिलना चाहिए वो मिल रहा है। और रही बात राजनीतिक अस्थिरता की, तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा अस्थिरता रही, और उनके जो लोग हैं जो पार्टी में वर्षों से काम कर रहे थे, जैसे सुरेश पचौरी जी का आपने नाम लिया, जैसे रामनिवास रावत रहे, ये इतने सीनियर लीडर थे, ये किन कारणों से अपनी पार्टी छोड़ के आए ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता था कि इन लोगों को पार्टी छोड़ने से कोई बहुत ज्यादा नफा नुकसान हुआ होगा, लेकिन भाजपा इससे माहौल बनाने में तो कामयाब हुई है। एक बात पक्ष में क्या है भाजपा के? बिल्कुल, ये बात मैं अपनी बात कहूंगा तो शायद आप स्पष्ट हो जाएगी जी। तो इससे हालांकि लोगों को आश्चर्य हुआ, और ये भी समझ में आया कि जिन लोगों को जिस राजनीतिक दल ने सब कुछ दिया, भाई सुरेश पचौरी को राज्यसभा में 3-3, 4-4 बार पहुंचाया, केंद्र में मंत्री बनाया, और तमाम सारी जिम्मेदारियां उनके पास रही, संगठन में भी बहुत जिम्मेदार रहे, केंद्र में जब सरकार थी तो नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन पर रहा करते थे, अहमद पटेल, और पीएमओ में सब जगह उनकी बड़ी अच्छी पैठ थी जी। अब 73-74 साल की उम्र में पार्टी बदलना समझ से परे है जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि इससे फायदा या नुकसान की बात तब आती कि जब विपक्ष में कोई कद्दावर व्यक्ति होता जिसका भरोसा जनता कर पाती। राहुल गांधी को अभी जनता देश की उतना विश्वसनीय नेता नहीं मानती है जितना मोदी को विश्वसनीय नेता मानती है। उसी विश्वसनीयता के कारण कांग्रेस में ये भगदड़ मची हुई। मोदी ने मुद्दे बहुत हो सकता है कई जगह सतही बात भी कर दी हो, लेकिन और राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही हो, लेकिन राहुल गांधी के जो मुद्दे थे वो ईडी, सीबीआई और संविधान पर सिमट कर रह गए। इससे आम जनता का सीधा कोई जुड़ाव नहीं है। सीबीआई की जद में आने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ईडी के जद में आने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और संविधान कितने लोगों के समझ में आता है, ये बात समझने की है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो 82 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन कराना, ये सीधा जनता से जुड़ने, मतलब 50% जनता को तो आपने पहले दिन से अपने पक्ष में कर ही लिया, जिनको आप 2 समय का भोजन दे रहे हो। उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर चूंकि आस्था का मामला है, राम सबकी आस्था का केंद्र है, वो भारत में तो होना ही भी चाहिए, उससे पूरा के पूरा विषय पक्ष में आया। और इसके कारण जो सनातनी पक्ष था वो उसने इस बात को ध्यान में रखा। एक कुछ सर्वे में पढ़ रहा था कल परसों, तो उसमें ये आया कि करीब 50% से ज्यादा लोगों के ध्यान में ये था कि राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, तो हमको इस पर विचार करना चाहिए। और परिवारों में इस पर चर्चा हुई। फिर आगे कृष्ण जन्मभूमि का विषय है, फिर एक काशी बनारस कॉरिडोर का विषय है। इन मुद्दों ने आम जनमानस, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और नीचे का जो तबका है, ये जो सेंटिमेंट्स पे चलता है, उसको इस बात पे सोचने को मजबूर किया कि हम कैसे विश्वास करें, और वो विश्वास मोदी ने पैदा करके रख दिया। अब रही बात इंटेलेक्चुअल की, तो धारा 370 जैसे विषय त्रिपाठी जी जब सॉल्व हुए और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुआ और कश्मीर में बाहरी लोगों की आमद रफ्त हो गई। हालांकि ये अलग बात है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, वहां भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहां के पिछले गवर्नर पे भी बहुत सारे आरोप लगे थे, और अभी जो वर्तमान गवर्नर है उनके ऊपर भी बहुत आरोप लगे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसमें मोदी की जो गारंटी वाला फार्मूला है वो कहीं ना कहीं चल गया है। अब हम उसमें और विश्लेषण में जाएंगे तो बिहार की बात करें या हम उत्तर प्रदेश की बात करें या हिंदी भाषी और राज्यों की बात करें, तो यहां कांग्रेस के पास लीडरशिप बहुत कमजोर है। यूपी में जैसे काडर ही नहीं है कांग्रेस के पास, मध्य प्रदेश में भी काडर तो है, लेकिन निचले स्तर पर संगठन कहीं दिखता ही नहीं है। और रही सही कसर जीतू पटवारी के प्रति लोगों का भरोसा नहीं, कांग्रेस के लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। उसकी जगह कोई और मैच्योर व्यक्ति अगर
प्रदेश अध्यक्ष बनता तो शायद कांग्रेस थोड़ी और फाइट में आती। इसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी और हो सकता है शायद कि एक से ज्यादा सीट उसकी आ जाए, क्योंकि करीब आधा दर्जन के आसपास सीटें ऐसी दिख रही हैं जिन पर कांग्रेस की उपस्थिति, मजबूत उपस्थिति है। हम जैसे छिंदवाड़ा की बात कर लें या राजगढ़ की बात कर लें या सतना में बात कर लें या मंडला में बात कर लें या झाबुआ रतलाम में बात कर लें, तो ऐसी कुछ सीटें दिख रही हैं जहां पर मुरैना भी है उसमें, और भी मतलब 5-7 सीटें ऐसी हैं जो दिखती हैं, इस बात को इंगित करती है। बालाघाट भी है उनमें, बालाघाट में जो अनुभव मुंजारे और कंकर मुंजारे के कारण जो एक ट्रायंगल बना है वहां पे, वो भी कुछ नया गोल खिला सकता है, इस बात की संभावना है। सीधी में भी हमें अजय प्रताप जो है वो कुछ नया कर सकते हैं। ये सब चीजें यहां ऐसा लग रहा है कि वहां कांग्रेस ने अपनी, लेकिन वो व्यक्तिगत उपस्थिति है वहां के नेताओं की। एक सर्वे आपको बता रहे हैं, सी वोटर में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 से 3 वोटर सीटें दी है। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस की मतलब जो है एग्जिस्टिंग उससे और बढ़ सकती है। मेरा अनुमान ये है कि बीजेपी लगभग 25 के आसपास सीटें तो कंफर्म लेके आ रही है, और 4 सीटें ऐसी हैं जिन पे कांग्रेस की हो सकता है वो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, लेकिन ये अधिकतम है 4 जी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए तो प्लस ही है, और बाकी अन्य प्रदेशों में भी हम देखें प्लस का हुआ है, एक भी हो सकती है। देखिए वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा मध्य प्रदेश में, ये मैं अभी तक जो देख पा रहा हूं। और बाकी तो फिर वोटर तो अंदरूनी तौर पर छिंदवाड़ा में तो अच्छा खासा प्रयास हुआ है, सारे दीपक सक्सेना से लेके जफर से लेके सारे सब मैंने अल्पसंख्यक जो नेता थे उनको भी तोड़ दिया बीजेपी ने। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आखिरी दिन जिस तरह से वो वहां के जो महापौर थे वापस कांग्रेस में चले गए थे, और जो वहां जो एक विधायक थे, क्या नाम है, कमलेश जी, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात की कमलनाथ से कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण मुझे बीजेपी ज्वाइन करना पड़ी, तो वो कहीं ना कहीं कमलनाथ शायद अपनी साख बचा लेंगे और उसमें वो कामयाब भी हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। विनोद जी में हमारे साथ पीसी रथ जी हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। रथ साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, क्लियर है। रथ साहब, एक तो आपसे आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे, विश्लेषण जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में इस समय पिछली बार 2 सीटें कांग्रेस को मिल गई थी, इस बार 11 में से कितनी मिल सकती हैं? और दूसरा, सी वोटर ने अभी जो बताया है उसने क्लीन स्वीप दी है, 11 की 11 भाजपा। जी, एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर के या एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को लेकर के आप हम सब मीडिया के लोग जानते हैं कि पिछले बार क्या हुआ था और एग्जिट पोल में क्या आंकड़े थे विधानसभा चुनाव के, और उसके बाद नतीजे क्या आए थे। जी, लगभग पूरी तरह से सारे एग्जिट पोल के आंकड़े छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में रथ साहब नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये रथ साहब, विधानसभा के जरूर हो सकते हैं, लेकिन टोटल अगर केंद्र के उस पे बात करें तो 2014, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सवाल सुन लीजिए, 2014 2019 जो 2014 सटीक आए, जितनी भी एजेंसियां थी 2014 में टाइम्स नाउ ORG ने मात्र उसने 249 सीटें दी थी एनडीए, बाकी जितनी सीटें आई थी एनडीए की 282 सीटें आई थी। मैं आपको बता दूं, इंडिया टुडे और का जो सर्वे था 272 सीट दे रही थी। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य जो है वो जरूर 340 दे रही थी, जो बम्पर दे रही थी, 282 सीटें आई थी, 282। टाइम्स अगर इंडिया टीवी सी वोटर को दे, उसने भी 289 दी थी, 282 आई। तो ये अगर 19 का भी आंकड़ा बताएं, 14 का भी आंकड़ा बताएं, तो जो सुई का कांटा है वो एग्जिट पोल के आसपास ही घूमा है परिणाम। इसमें अगर आप स्टेट वाइज आंकड़े देखें तो पिछले बार से इस बार में काफी बदलाव है। आप देखें, विनोद तिवारी जी की बात मैं सुन रहा था, उनका कहना था कांग्रेस को मध्य प्रदेश में तो फायदा ही होगा, जो भी होगा स्थिति, जैसी भी स्थिति हो। तो उसी तरह से छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप जैसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में टफ है, कंपटीशन टफ है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बहुत आसानी से सीटें मिल रही हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा था,
और उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन पूरी की पूरी 11 सीटें बीजेपी को क्लीन स्वीप में मिल रही है, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई माहौल था। टफ माहौल, कम से कम 4 सीटों में बीजेपी के लिए बहुत दिक्कतें थी छत्तीसगढ़ में। उन 4 सीटों में बीजेपी के लोग खुद कह रहे थे कि यहां पर परिस्थितियां कुछ भी चेंज हो सकती हैं, और अभी तक के वो स्थितियां मान रहे हैं। एग्जिट पोल के जरिए हम लोग क्या है, माहौल एक बनाने की या एक किस्म का एक जो सर्वे के डाटा के हिसाब से चीजों को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है यथार्थ जो है अलग होता है, और एग्जिट पोल में बहुत लिमिटेड लोगों से बात करके वो अपने आंकड़े तैयार करते हैं, और जन सामान्य के बीच आपकी हमारी जो बातचीत होती रहती है, राजनीतिक समीकरण जो दलों के नेताओं के इधर से उधर शिफ्ट होने के बाद जो स्थितियां निर्मित होती हैं, सरकार के कामकाज का भी असर पड़ता है, तो ये सब कुल मिलाकर के मिला जुला असर जो है वो कुल मिलाकर के नतीजों में हमको परसों देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के आंकड़ों में जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र के आंकड़े अलग होते हैं, आदिवासी क्षेत्रों के आंकड़े बहुत सारी दूसरी चीजों से प्रभावित होते हैं। छत्तीसगढ़ में जो जल जंगल जमीन के आंदोलन चल रहे हैं, हसदेव के आंदोलन चल रहे हैं, जो जंगल कटने से बचाने के जो आंदोलन चल रहे हैं, तो इन सब चीजों से भी बहुत कुछ जमीनी चीजें प्रभावित होती हैं, और स्टूडियो में बैठ के या हम लोगों को राजधानियों में बैठ के वो चीजें उस तरह से नहीं दिखती हैं जैसी वो एक्चुअल में होती हैं। तो मुझे लगता है बदलाव तो पूरी तरह से नहीं होगा, एग्जिट पोल के आंकड़े जो दिख रहे हैं उतना क्लीन स्वीप भी नहीं होगा, मिला जुला फर्क हमको दिखाई देगा। और छत्तीसगढ़ में कम से कम 4 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस के लिए कुछ उम्मीद भरी खबर आ सकती है, और 7-4 का आंकड़ा हो सकता है या 7-3 का आंकड़ा, 8-3 का आंकड़ा हो सकता है छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों में। फिलहाल जो बातचीत होती है अलग अलग जिलों से, उससे ये आंकड़े आ रहे हैं। जी जी हमारे साथ हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, मेरी आवाज आ रही? जी संदीप, आप काफी निकटता है आपकी भाजपा के कई बड़े वरिष्ठ नेताओं से। निश्चित तौर पे देखिए, वो बाहर भले ना उसको उन अपने आंकड़ों को बाहर लाना चाहे, लेकिन आपकी अंदर खाने में क्या बात हुई, खासकर मध्य प्रदेश की 29 सीटों में क्या मान रहे हैं? आपके मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी बहुत अभिन्न मित्रों में से हैं, क्या मान रहे हैं वो कि कितनी सीटें हम लेकर के 29 की 29 ला रहे हैं, या 2, 4, 5, 6 सीटों में उनको किंतु परंतु की स्थिति में है? और उनके पास निश्चित तौर पे वो आंकड़े भी आए होंगे जो पूरे देश के सिनेरियो को बदलते हैं। बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका। जैसे आपने कहा, तो कहीं न कहीं जो आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं पूरे मध्य प्रदेश की, और भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इन सभी की अपने अपने आंकड़े हैं। जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल अगर बात करें तो 29 को 29 सीट की बात करते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ बैठ के बात करते हैं पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे, तो फिर यहाँ पर कहीं न कहीं वो थोड़ा सा अटकते नजर आते हैं। 4-5 सीटों पर जिस प्रकार से मुकाबला मध्य प्रदेश में दिख रहा है, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं संशय में है भारतीय जनता पार्टी के नेता। सिर्फ छिंदवाड़ा की बात नहीं है, बालाघाट की भी बात कर सकते हैं हम, राजगढ़ की बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से करीब 4-5 सीटें, आधा दर्जन के आसपास आप गिना सकते हैं, जहां को लेकर के भारतीय जनता पार्टी फिलहाल संशय में है। हमारी कई नेताओं से भी बात हुई, वो सारे नेता हमसे बात करें या फिर अलग अलग पत्रकारों से, और अलग अलग तरह से वो अपने आंकड़े जुटाने में लगे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बैठक भी आयोजित की गई थी विस्तारकों की। 230 विस्तारक उस बैठक में शामिल हुए थे। उन सभी विस्तारकों से भी यही आंकड़े जुटाने का प्रयास किया गया है। उन विस्तारकों ने सारा फीडबैक दिया है कि कौन सी सीट किस प्रकार से है, किस प्रकार से मुकाबला हो रहा है, किन सीटों पर हमारे किस प्रकार से प्रतिद्वंदी हमारे जो उम्मीदवार थे उन्होंने किस प्रकार से चुनाव लड़ा और उनकी क्या स्थिति रही है। तो फिलहाल जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, तो उसके हिसाब से 4-5 सीटों में जरूर संशय में अभी भी बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े जो यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। और हालांकि ओवरऑल अगर बाहर जब आकर के संदीप जी, मैंने आपसे सवाल किया था सीटों की संख्या को लेकर के, सीटों की संख्या को लेकर के अंदर की खबर आप नहीं दे रहे हैं। अंदर की खबर दीजिए, क्या मान रहे हैं? 29 की 29, या उसमें कुछ, जैसा कि हमारे विनोद तिवारी जी ने, वरिष्ठ पत्रकार जी ने, इनका लंबा चौड़ा अनुभव है, उनको 40 साल का लगभग पत्रकारिता का अनुभव है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, माने खोने को भी है, हमारा मानना है, हो सकता है छिंदवाड़ा भी।
भारतीय जनता पार्टी की अगर आप जिस तरह से सीट की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी 25 सीट फिक्स मान करके चल रही है, 4 सीटों को लॉस मान करके चल रही है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने 4 सीटों को इस बार माना है। अभी तक जो 1 सीट की बात हो रही थी सिर्फ छिंदवाड़ा, 3 सीटों की ओर और बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की। 3 सीट को हमारा लॉस हो सकता है, यानी कि कुल मिला के ये 25 सीट मान करके चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। विनोद जी, हम आपसे सवाल हम करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के हमारे इस खास कार्यक्रम में। ब्रेक के जाने के पहले मैंने विनोद जी से कहा था कि सवाल एक आपसे, विनोद जी आपसे भी है। इसके पहले मैंने कोहली जी से भी सवाल किया था कि जिन मुद्दों के दम पर, चाहे जनसंघ की बात रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात रही हो, जनता सरकार बनने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ 1980 में, जिन मुद्दों के कारण 3 मुद्दे, समान नागरिक संहिता, धारा 370, राम मंदिर, इन 3 मुद्दों को लेकर के इस पार्टी का जन्म हुआ और आज बटविक्ष बन गई। लेकिन 2 मुद्दे 2019 के बाद पूरे किए, राम मंदिर और धारा 370 समाप्त करना। ये मुद्दे कितने प्रभावी दिखे, जैसा कि इसके बाद कोहली साहब ने कहा कि वाकई में ये मुद्दे उतने प्रभावी नहीं दिखे जितना होना चाहिए। जैसे 2019 में पुलवामा प्रकरण के बाद अचानक राष्ट्रवाद का मुद्दा आया और क्लीन स्वीप 303, जो अटल बिहारी वाजपेयी का कभी सपना हुआ करता था कि हमें 300 सीटें दिख रही हैं, 300 सीटें क्रॉस हो गई। ये 2 मुद्दे क्यों गौर नजर आए? देखिए त्रिपाठी जी, राम मंदिर के मुद्दे की जहां तक बात है, तो राम मंदिर का मुद्दा तो रहा है, लोगों ने व्यक्त नहीं किया, ये अलग बात है, लेकिन घरों में इसकी चर्चा थी। एक सर्वे में देख रहा था, उसमें 30% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे के आधार पर वोट किया है जी। ये बड़ी बात है। बेरोजगारी और आपको लगता है ऐसे राम मंदिर के मुद्दे पे उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोगों ने, या हिंदी भाषी क्षेत्र, बिल्कुल पूरे हिंदी भाषी नहीं, दक्षिण भारत में भी राम मंदिर का प्रभाव पड़ा है। भाई दक्षिण भारत में सारे द्रविड़ कोई राम विरोधी थोड़ी है जी, वहां भी राम मंदिर, राम के अनुयायी है। भाई देखिए, सनातन के लोग जहां भी होंगे, सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म बड़ा विस्तृत धर्म है जी। और वो किसी नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, वहां सब जगह के लोग हैं। और राम के मानने वाले आंजनेय जो है साउथ में बहुत प्रचलित है, अंजनी लाल के नाम से काफी मंदिर बने हुए हैं वहां पे। आप आंध्रा में चले जाइए, आप तमिलनाडु में चले जाइए, आप केरल में चले जाइए, अंजनी लाल के बहुत सारे मंदिर हैं। और दूसरे जो मंदिर हैं, जो सबके सब कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, और जो हिंदू वोटर है खासतौर से, वो राम मंदिर के मुद्दे पर जो है बहुत ज्यादा उद्वेलित रहा है और उसने इस बात को ध्यान में रख के वोट किया है। और दूसरी बात, जब हम अन्य लोगों की बात करते हैं, तो मैं फिर से कहूंगा कि धारा 370 जो है, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल का जो आदमी है, जो समाज में जिनकी संख्या कम है लेकिन वैचारिकता में बड़े समृद्ध है वो लोग, उन लोगों के दिमाग में ये बात आई कि ये वादा जो किया था 370 का, ये किसी भी परिस्थिति में जाके, और इस वादे को भारतीय जनता पार्टी ने निभाया। इससे मोदी के प्रति विश्वसनीयता लोगों में आई है। मोदी के अलावा किसी दूसरे लीडर की अगर बात होती तो शायद वो मुद्दा उतना विश्वास में नहीं आता, लेकिन मोदी पर लोगों का भरोसा है और ये भरोसा जो है वो वोट में कन्वर्ट भी हुआ है। अगर आप देखें, विपक्ष जो है इस पूरे दौरान संविधान की बात करता रहा, फिर महंगाई की बात करता रहा, बेरोजगारी की बात करता रहा, लेकिन किसी ने उस पर बहुत ज्यादा कान दिया नहीं। बहुत कम परसेंटेज था जो महंगाई, और क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी ये शब्द बड़े जुमले के शब्द जैसे हो गए हैं, लेकिन जहां गारंटी की बात आ रही है, वो भाई भविष्य किसने देखा है? भाई कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने या विपक्ष के और नेताओं ने वायदे किए, बहुत सारी बातें की कि हम 1 लाख रुपए साल कर दे देंगे, 8,500 रुपए प्रति माह देंगे, हम लखपति बहना बना देंगे, लेकिन अभी जो मिल रहा है उसकी विश्वसनीयता ज्यादा है बजाय जो मिलने वाला है। क्योंकि मिलने वाले की संभावना के आधार पर जो मिल रहा है उसको नहीं छोड़ सकते। और भारत में जो स्थिति अभी बनी हुई है वो यही है कि जो मिल रहा है वो ज्यादा विश्वसनीय है, और जो मिलेगा उस पर ज्यादा विश्वास लोगों ने अभी नहीं किया है। इस आधार पर दूसरी बात, धर्म की और बात करें, मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा कि मध्य प्रदेश का जो वोटर है उसने भी राम मंदिर के मुद्दे पर वोट किया। उन्होंने कहा भाई कुछ भी हो जाए हम महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, हम जो है बेरोजगारी भी बर्दाश्त कर लेंगे,
लेकिन हमारी जो आस्था का विषय है, राम हमारी आस्था के केंद्र में है, तो वो विषय जो है जनता में घर कर गया है। दूसरी बात, प्रचार की आक्रामकता की जो कमी रही विपक्ष की, वो भी एक बड़ा कारण रही कि जो मोदी की तरफ झुकाव लोगों का हो गया। और ऐसी स्थिति में निश्चित बात है कि वोट परसेंटेज मोदी के पक्ष में, हालांकि जो ओवरऑल वोट परसेंटेज है वो कम हुआ, जैसे अभी भूपेंद्र ने कहा था कि वोट परसेंटेज कम हुआ, ये चिंता का विषय है। मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो कमिटेड वोटर हैं उन्होंने पूरे वोट किए हैं, जो फ्लोटिंग वोटर हैं उन्होंने वोट नहीं किया है, क्योंकि लोगों ने ये मान लिया था। फ्लोटिंग वोटर तो जाता है ना इधर से उधर। हाँ नहीं, लेकिन फ्लोटिंग वोटर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया ना, वोट करने निकले ही नहीं वो। उसको ये पता था कि ये वोट इस बार सरकार फिर कांग्रेस की नहीं बनेगी, बीजेपी की सरकार बनना है, इसलिए वो उदासीन हो गया था। अच्छा, और तो मतलब वो जो कम वोट हुई है कांग्रेस का वोटर था। बिल्कुल नुकसान हुआ है विपक्ष को उससे। अगर वो वोट डलता तो वो कहीं ना कहीं फ्लोट होता, उसमें परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है कि भाई जैसे मान लो विनोद जी थोड़ा सा रोक रहे हैं। हम आपको बता दें जो सी वोटर्स का हमारे पास जो अभी एग्जिट पोल आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 से 11, कांग्रेस 1, पिछली बार 2 थी वहां। महाराष्ट्र में बराबर देखिए 23 सीट 2014 में भी थी, 2019 में भी 23 थी, वहां 50-50 बने। एनडीए को 22 से 26, लगभग वही स्थिति बन रही है। आंध्र प्रदेश में एनडीए चूंकि चंद्रबाबू नायडू उनके साथ जुड़ गए हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश में 21 से 25 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही हैं और कांग्रेस 0 में है। ये चौंकाने वाला। लेकिन उसके उलट तमिलनाडु में 37 से 39 इंडिया गठबंधन को जा रही है, एनडीए 0 से 2। इसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस को 7 से 9, बीजेपी को 7 से 9, लगभग बराबर की स्थिति है। कर्नाटका में जबकि वहां कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद कांग्रेस को 3 से 5 सीटें दे रहा सी वोटर और एनडीए को 23 से 25 सीटें दे रहा है। केरल में वही स्थिति है, एनडीए का खाता खुलने वाला है लगता है। एनडीए 1 से 3 सीटें जा रही है, खाता खुल सकता है केरला में, और यूडीएफ 17 से 19 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में जैसा कि पूर्वानुमान था कि 26 से 28 बीजेपी और कांग्रेस को 1 से 3। आपने कहा था विनोद जी कि खोने को कुछ नहीं है, बढ़ेगी ही, मतलब 1 कंफर्म है, 1 से 3 भी हो सकती है। राजस्थान में 25 के 25 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी, इस बार 21 से 23, 2 से 4, माने वहां कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है और बीजेपी को वहां भी नुकसान हो सकता है। विनोद जी, एक लास्ट सवाल आपसे सुलेरे साहब कि ये जो आप एग्जिट पोल की ये नतीजे देख रहे हैं, क्या ये पूर्वानुमान राजनीतिक विश्लेषकों ने लगाया था? ये इसके उलट है, खासकर तमिलनाडु में जिस तरह से इंडिया का है और आंध्र प्रदेश में एनडीए का है। हालांकि वो चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। देखिए जो कर्नाटक में भी है, कर्नाटक में भी ड्रॉबैक हो रहा था, कांग्रेस आती है अगर जेडीएस से गठबंधन नहीं करते, और ऐसे ही आंध्रा में है गठबंधन। देखिए कांग्रेस का जितना ग्राफ गिरना था वो गिर चुका था जी। अब जो भी था ये अनुमान था कि अब कांग्रेस बढ़ेगी और बढ़ेगी, 70 पे बढ़े चाहे 80, 100 के लगभग, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था। और वो ये बिल्कुल क्लियर था कि कांग्रेस का जो ग्राफ जो पिछले लोकसभा में जितना गिरा था उससे ज्यादा अब नहीं गिरेगा। लेकिन बीजेपी ने तमिलनाडु और केरल में बहुत मेहनत की थी, अन्नामलाई के साथ उन्होंने बहुत, मोदी जी ने खास तौर से, अमित शाह जी ने स्ट्रेटेजी बनाई और संगठनात्मक उन्होंने मजबूत किया, रोड शो किए और रैलियां की, जिससे जनता की यूज में, और जो पहलू जो इशू थे हिंदी बेल्ट के, राम मंदिर जो आस्था का प्रतीक था, वो उन्होंने उस चीज को वहां पे दोहराया। इकोनॉमी की बात करी, अपने रोजगार की भी बात की, और उन्होंने जो सनातन आस्था का जो पोलराइजेशन, जो 5 से 10% जो वोट पोलराइजेशन होता है, उस पोलराइजेशन वोट को शिफ्ट करने की भी कोशिश की उन्होंने दक्षिण बेल्ट में, चाहे वो केरला में हो। साथ में केरल में उन्होंने ईसाई मिशनरी को भी साथ ले लिया। हाँ जी, ये एक बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। हाँ। क्योंकि इनकी जो विंग है, जो वनवासी कल्याण आश्रम है, वहां पे उतना एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन उन्होंने क्रिश्चियन जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो कि धर्मनिरपेक्ष रूप में सोचते हैं, और वो उनको साथ उनमें मिशनरी ने द केरला कोई पिक्चर थी, उसके 5000 शो भी कराए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये जो उसका प्रभाव पड़ा केरल, तो एक जो कॉम्पैक्ट बना, केरला स्टोरी, हाँ द केरला स्टोरी, जो कॉम्पैक्ट बना जो है सनातन और जो अल्पसंख्यक का जो राष्ट्रवाद के बारे में सोचता है, जो आधे ईसाइयों को साथ ले लिया उन्होंने। बिल्कुल ये सुलेरे जी हमारे साथ लखन चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ गए हैं। लखन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी बिल्कुल।
जी लखन जी, छत्तीसगढ़ में जो बताया जा रहा है अभी जो हमारे पास सी वोटर का, हालांकि और भी एजेंसियां अभी आ रही हैं, लगभग ये थोड़ा आसपास ही रहती हैं। बीजेपी को 10 से 11 क्लीन स्वीप एक तरह से, और कांग्रेस को, हालांकि हमारे साथ जिस तरह से रथ साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है, 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां काफी अच्छी फाइट चल रही है। मैं रथ जी से पूछूंगा वो 4 सीटें कौन है, लेकिन आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि 10 से 11 सीटें माने पूरी की पूरी बीजेपी ले सकती है? देखिए, ये तो बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि पूरी की पूरी 11 सीट जो है भाजपा ले रही है, और इसी तरह के आंकड़ों को जोड़कर भाजपा ने 400 पार का नारा लगाया है। तो 400 पार के नारे में छत्तीसगढ़ की जो 11 सीट है वो सम्मिलित थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो है एग्जिट पोल के, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 10 सीट मिल रही है, मतलब 1 सीट बढ़ रही है, पिछले बार से 9 से 10 हो रही है। हालांकि जो है पिछले तो जो 3 कार्यकाल भाजपा की, यहाँ रमन सिंह की जो सरकार थी, उसमें जो है 10 सीट मिला है इनको। तो ये तो एक आश्चर्यजनक जो है एक अप्रत्याशित परिणाम होगा कि यदि 1 सीट और बढ़ती है तो, जबकि अभी इस बार जो रिपोर्ट्स हैं और खबरें जिस तरह से हैं त्रिपाठी जी, उसमें मुझे लगता है कि भाजपा की सीटें 1-2 सीटें कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा में सावधानी बरती और जो है कद्दावर प्रत्याशियों को जिस तरह से मैदान में उतारा और फाइट दिया, 2019 की तुलना में 2024 में कांग्रेस ने निश्चित तौर पर भाजपा को फाइट दी है। ऐसा नहीं रहा कि 2019 में बहुत कम मेहनत किया था कांग्रेस ने, क्योंकि उस समय उनकी सरकार थी और इनको लग रहा था कि हम भारी बहुमत से विधानसभा में आए हैं, हमारा वोट शेयर बढ़ा है, इसलिए हमको लोकसभा में भी इसका लाभ मिलेगा। तो वो उस तरह की भावना में नहीं थे इस बार। ये अलग बात है कि भाजपा की तुलना में कांग्रेस का जो संगठन है वो बेहद कमजोर है, वो चाहे देश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो। बावजूद इसके मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो सीटें, मात्र 1 सीटें की बात की जा रही है, वो मुझे कम से कम थोड़ा सा अभी जो है 4 तारीख तक विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, बस्तर में जिस तरह से फाइट हुई है, दोनों सीटों पर सारे लोग जो है कह रहे हैं, चाहे वो वोटर हो, मतदाता हो, या राजनीतिक जो जानकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, पत्रकार है, सब लोगों का जिस तरह से फीडबैक आ रहा है, वो चाहे बस्तर की सीट हो चाहे कांकेर की सीट हो, फाइट हुई है, टक्कर हुई है। ऐसा नहीं है कि, और कांकेर में तो देखिए केवल 5000 का अंतर था पिछले बार, तो 5000 का अंतर, और कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी है उसको रिपीट किया था और उन्होंने 5 साल तक लगातार काम किया है, उनके फेवर में बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। तो ये कहना जो है कि केवल 1 सीट में सिमट रही है कांग्रेस। इसी तरह से देखिए, महासमुंद सीट में भी जो है साहू वोटरों को अंतिम समय में एकजुट कर लिया था ताम्रध्वज साहू ने, इस तरह की खबरें हैं। तो वो सीट भी एक टक्कर की सीट कही जाती है। कोरबा में शुरू से टक्कर माना जाता रहा है। कोरबा जो सीट है उसमें दोनों महिला प्रत्याशी हैं और दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर की बात सारे लोग स्वीकार करते आए हैं। राजनांदगांव सीट में जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा का सवाल है और भूपेश बघेल ने कड़ी टक्कर दी है, और भूपेश बघेल के साथ साथ जो ओबीसी वोटर का जो अंक गणित है वो राजनांदगांव में बड़ा फैक्टर जो है रहा है। और संतोष पांडे जिस तरह से सवर्ण वर्ग से आते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी जो है एक तरह से कहा जाए कि बहुत अच्छा नहीं रहा पिछले 5 साल का, तो उसका भी लाभ जो है भूपेश बघेल को मिलता दिख रहा है। ऐसी खबरें जो है आती रही हैं। तो कुल मिलाकर मुझे एक जांजगीर चांपा की सीट है जी, वो शेड्यूल कास्ट की आरक्षित सीट है, वहां पर भी कांटे की टक्कर की बात कही जाती रही है। और जो है चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे जातिगत समीकरण के मामले में हो, चाहे जो है अन्य चीजों में, तो कुल मिला के 5-6 ऐसी सीटें हैं जिन पर कड़ी टक्कर कांग्रेस ने दी है भाजपा को। अब ये अलग बात है कि नतीजा और परिणाम किस तरह से आएगा और किस तरह से आ रहा है, जनता ने किस पर विश्वास जताया है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का वोट शेयर जरूर बढ़ा है और हार जीत का अंतर देखिए बहुत कम वोट परसेंट से भी हो जाता है कई बार। तो नतीजे अभी देखना होगा, लेकिन कांग्रेस की इस तरह की स्थिति तो मुझे लगता है कि अभी नहीं होगी। जी,
चलिए हम आपको एग्जिट पोल बताते हैं। कुछ एजेंसियों के एग्जिट पोल हमारे सामने आ गए हैं। सबसे पहले जन की बात, वो किसको कितनी सीटें दे रही है? एनडीए 377, इंडिया 151 और अदर्स 15। ये जन की बात है। इंडिया न्यूज 371 एनडीए, 125 इंडिया और अदर्स 47। माने इंडिया कहीं ना कहीं प्लस में जा रहा। एनडीए 361 ये है रिपब्लिक भारत का, इंडिया 126 और अदर्स 56 ये रिपब्लिक भारत का है। रिपब्लिक टीवी 359 एनडीए, इंडिया 154 और 30 अदर्स, ये रिपब्लिक टीवी का है। 359, 154 और 30। न्यूज नेशन ने 360 सीटें एनडीए को दिया है, इंडिया गठबंधन को 161 और अदर्स को 22। तो ये अभी तक की जो एजेंसी है उनका बता रहा हूं कि न्यूज नेशन ने 360, 161 और 22, ये एनडीए 360, 161, 22। रथ साहब कितना इत्तेफाक रखते हैं जो मैंने अभी आपको सामने दिखाया? जी बिल्कुल, ये आंकड़े यथार्थ के आसपास तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जो दावा था भाजपा का 400 पार, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से वोटर्स के लिए जो है सारी चीजें जो है इन सर्वेज में वोटर तक पहुंचना मुश्किल रहा होगा, और निश्चित रूप से ये आंकड़े उस तरह से कहीं पर भी यथार्थ से मैच करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमको देखना होगा कि कहां कहां पर भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं, कहां पर कम। नारा 400 पार तो बीजेपी का था। एजेंसी हमारे राज्य क्यों का इसको पास देखें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखें जी, बस एजेंसी क्यों इसको कहीं ना कहीं प्रभावित ले होता है ना। जाएंगी? मीडिया में हम लोग हैं तो हम जानते हैं कि कितना एजेंसियां सर्वे में कहां तक प्रभावित होती हैं, एजेंसियां किस तरह से फंड्स मैनेजमेंट होता है, उन चीजों को हम समझते हैं। देखिए रथ साहब, मैंने आपको फिर से कहिए तो मैं बता दूं, नजदीक नहीं है। आप देखिए मध्य प्रदेश में रथ साहब मैं आपको फिर से बढ़ बता नहीं रही है, दूं। सुनिए रथ साहब, सीटें बढ़ नहीं रही हैं तो बढ़ कहां रही है? रथ साहब, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं कहिए तो एक बार फिर से पढ़ के बता दूं कि जितनी सीटें दी गई थी 2014 में एग्जिट पोल में, 2019 के एग्जिट पोल में, वो लगभग बराबर आ रही हैं एग्जिट पोल की। फिर कैसे आप कह सकते हैं? जी, इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले बार जो सीटें थी कांग्रेस की जो सीटें थी वो कम से कम थी, और इस बार उसके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए ही है वाली स्थिति है ना। तो उसमें भाजपा के लिए अब जहां पर मैक्सिमम सीटें ले चुकी है वहां पर उससे ज्यादा सीटें नहीं ले पाएगी ना भाजपा, ये समस्या है उसके साथ। जैसे तमिलनाडु में भाजपा को उम्मीद नहीं है कोई भी सीटों की, केरल में उम्मीद नहीं है उस तरह से, तो बढ़ कहां रही है सीटें, ये देखना होगा। कि ये जो बढ़ने का जो अनुमान आ रहा है वो बंगाल में बढ़ रही है, डाटा बढ़ा के दे रहे हैं जी। ये हाँ, वो जी, बंगाल में इतनी सीटें नहीं है ना कि वो 365, 380 सीटें बढ़ा दें एकदम से जी, क्योंकि टक्कर वहां पर भी सीधी सीधी टक्कर है। और जैसे आप देखें उत्तर प्रदेश में जो पिछले बार मिली थी 80 में से 62 सीटें मिली थी भाजपा को, तो क्या इस बार 62 मेंटेन रह पाएंगी? जैसी स्थितियां हैं वहां पर, उसमें तो सीटें काफी कम होने की उम्मीद है। 20 से 25% का लॉस बता रहे हैं वहां पर। कहां लॉस? किसने बताया लॉस? आए कहां से? महाराष्ट्र में सीटें नुकसान हो रही है। महाराष्ट्र में पिछली बार सुनिए, महाराष्ट्र में 23 के 23 थी पहले, जो महाराष्ट्र की 48 सीटों में 2014 में 23 थी, 2019 में भी 23 है, और अभी भी 50-50 बता रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप महाराष्ट्र में लॉस कह रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि जैसे बता रहे हैं कि 20-25% नुकसान है, महाराष्ट्र कैसे कह सकते हैं? जी एक बात और भी है जी, हाँ जी, जैसे रथ साहब की बात है वो बहुत गंभीर बात है, हुई थी इसके पहले, इसको हमको समझना पड़ेगा। क्या होता है जो अलग अलग जो रेटिंग एजेंसियां हैं, जिन राज्यों में जो पहले स्थितियां थी वो स्थितियां अब नहीं है ना। आप देखिए अकाली दल उनके साथ पिछले चुनाव में था साथ में, इस बार पंजाब में अकाली दल नहीं है, तो अलग अलग लड़ रहे हैं वहां पर। तो बीजेपी की सीटें वहां पर, एनडीए की सीटें बढ़ने की, पंजाब में थी कितनी? 2 तो सीट थी, किस तरह से 1 सीट थी मात्र दिखेंगी। ये सारे फर्क है। पंजाब में एकमात्र सीट थी बीजेपी की, तो वहां कहां खो रहे हैं? एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है
एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है रथ साहब, एनडीए रथ आप साहब, देखिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की बात कर रहे हैं रथ साहब, जी। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात जी। यह है कि रेटिंग एजेंसियां जिस तरह से सर्वे करती हैं बड़े वैज्ञानिक तरीके से करती हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक तथ्य में भी अगर 1% का इधर उधर स्विंग हो जाता है तो वो 25 से 30 सीटें इधर से उधर हो जाती हैं उसमें। तो ये जो रेटिंग जो दी है अभी एजेंसियों ने कि भाई जैसे 300 350 से ऊपर जो है एनडीए को बता रहे हैं और 125 से ऊपर इंडिया गठबंधन को बता रहे हैं। मेरी बीजेपी के एक बड़े सीनियर लीडर से बात हुई और वो दिल्ली में इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनका ये अनुमान था कि साहब हम एनडीए समेत 350 के आसपास आंकड़ा टच करेंगे। तो ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो एजेंसियां भी उसी हिसाब से उस अनुमान को लगा रही है। और 400 पार की बात तो बीच में ही जब दूसरे चरण का तीसरे चरण का मतदान हुआ था उसी समय ये बात स्पष्ट हो गई थी कि 400 सीटें बीजेपी और एनडीए गठबंधन की नहीं आएंगी, क्योंकि हर जगह जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर जैसे महाराष्ट्र की बात कर मतलब राजस्थान की बात करें या हम मध्य प्रदेश की बात करें या यूपी की बात करें, या सेचुरेशन पे थी पार्टी। राजस्थान में 25 के 25 थी, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें थी, आपके छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें थी। अब इसके बाद और इससे ज्यादा क्या होगा? या वहां 80 में से 62 सीटें थी जहां उत्तर प्रदेश में, जहां की बढ़ नहीं सकता, इसलिए कम होने की ज्यादा है। तो कम होने की संभावना जो आप कह रहे हैं बिल्कुल उसमें, और इनकम्बेंसी तो कहीं ना कहीं है ही थोड़ी बहुत। इसके अलावा जाति जो ध्रुवीकरण हुआ है, भले बीजेपी कम होंगी, भले बीजेपी कुछ भी कहती रहे, वो नकारती रहे जाति जनगणना के कांग्रेस के मुद्दे को या अखिलेश के मुद्दे को या तेजस्वी के मुद्दे को, लेकिन बीजेपी ने भी जिस तरह से टिकट बांटे हैं उसमें उन जाति समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है और ये बात जनता समझती है। और ये जो समझ है, ये समझ के कारण ही बीजेपी को नुकसान होगा। चलिए, कुल मिलाकर रथ साहब आपका कहना है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हमने अभी आपको दिखाए हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। जी पाठी जी वो एग्जैक्ट नहीं है, यथार्थ से दूर है वो, क्योंकि बिहार जैसे राज्य का भी अपन एग्जांपल देखें तो पिछले बार सिर्फ एक सीट कांग्रेस के कोटे में गई थी, 39 सीटें थी बिहार में, जबकि इस बार जो है वहां पर मामला बिल्कुल बदला हुआ है। तो ये फर्क पड़ेगा, राज्यवार आंकड़े विश्लेषित करने पड़ेंगे तब सही परिणाम तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि फील्ड की परिस्थितियां बदली हैं, काफी बदली हैं जी। और नहीं, बिहार में तो छत्तीसगढ़ में लखन चौधरी जी ने जो कहा मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं, हमारी जो सीटें हैं बिल्कुल नहीं, बिहार में स्थितियां बदली। देखिए, चिराग पासवान साथ में है, जेडीयू नीतीश कुमार साथ में है। पिछली बार लोकसभा में जब नीतीश कुमार नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में बिहार में परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां कितनी, मतदाता कितना बदला अलग बात है, राजनीतिक परिस्थितियां कितनी बदली हैं वो लगभग उसी तरह है जैसे थी। त्रिपाठी साहब, बिहार में हाईएस्ट में थी अभी एनडीए जी, अब इससे ज्यादा सीटें नहीं आ सकती। एंटी इनकम्बेंसी का जी हाईएस्ट में थी। हाँ, अब एंटी इनकम्बेंसी जो नीतीश जी का माइनस होगा वो झेलना पड़ेगा ना इस। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी वो मैं लखन जी के पास चलता हूँ, एक बार एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पे लखन जी से भी बात करूंगा। लेकिन लखन जी, मैं आपके पास जल्द आ रहा हूँ, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। एक बार फिर हम आपके साथ अपने नए पैनल के साथ उपस्थित होंगे।